नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम पहली यूनिट के अंतर्गत आने वाली प्रमुख भौगोलिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आपके सिलेबस में 4 भौगोलिक घटनाओं का उल्लेख है, जिसमें आपको भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और चक्रवात का अध्ययन करना है। तो उन्हीं भौगोलिक घटनाओं में आज हम पहली भौगोलिक घटना का अध्ययन करेंगे, उसको उठाएंगे। तो पहली भौगोलिक घटनाओं के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? तो हम भूकंप का अध्ययन करेंगे, अर्थक्वेक का अध्ययन करेंगे। अब अर्थक्वेक या भूकंप को सुनते ही आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि भूकंप किसे कहते हैं। यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भूकंप किसे कहते हैं, तो आप इसके विषय में क्या बोलेंगे? घबराने की बात नहीं है। यहां पर देखिए, आप भूकंप शब्द पर जाइए, शब्द को समझिए। यदि आप शब्द को समझ जाते हैं तो आप परिभाषा स्वयं ही बना सकते हैं। भूगोल की एक सबसे अच्छी विशेषता यही है कि यहां पर परिभाषाएं उसके शब्द में ही छिपी हुई होती हैं, है ना। जैसे कि भूकंप, भू का मतलब होता है पृथ्वी और कंप का मतलब होता है कंपन, अर्थात पृथ्वी पर होने वाला कंपन। अब कंपन कैसा होगा? क्या धीरे धीरे होगा या आकस्मिक होगा? तो ये कंपन कैसा होता है? आकस्मिक होता है। और किस पर होता है? पृष्ठ पर होता है। क्यों होता है? तो जो पृथ्वी होती है उसमें अंदर कुछ हलचलें होंगी, उसी के कारण कंपन होगा। तो आपके जितने भी प्रश्न थे कि भूकंप का कारण क्या है, भूकंप होता क्या है, भूकंप कहां आता है, इन सभी के आंसर आपके इसी शब्द में छिपे हुए हैं। क्लियर हुआ? भूकंप क्या होता है? पृथ्वी पर आने वाले कंपन जो कि आकस्मिक होते हैं। और कैसे उत्पन्न होते हैं? तो पृथ्वी के अस्थायी संचलन के कारण, जो पृथ्वी पर प्लेटें हैं उनके संचलन के कारण, या भूगर्भ में होने वाली क्रियाओं के कारण। चलिए पारिभाषिक दृष्टि से हम देख लेते हैं। तो भूपृष्ठ पर होने वाला वह आकस्मिक कंपन क्या है? आकस्मिक कंपन जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं, है ना, के कारण होने वाले समायोजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। जो हमने सरल भाषा में समझा वही हमने पारिभाषिक रूप से आपको लिख के बताया है कि भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन और समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, भूकंप कहलाता है। ये आपकी पृथ्वी है, ये पृष्ठ है। भूकंप कहां उत्पन्न होता है? तो भूकंप पृथ्वी के किसी केंद्र पर उत्पन्न होता है जो कि गहराई में स्थित होता है ना। मान लीजिए यहां से भूकंप उत्पन्न होता है, तो जहां से भी भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है भूकंप मूल, उसे कहा जाता है फोकस, जहां से भी उत्पन्न होता है। अब जब ये उत्पन्न होगा तो ये तरंगों के रूप में ऊपर पड़ेगा। और आपने देखा होगा जब कभी आप तालाब में एक पत्थर मारते हैं तो पानी की तरंगें उठती हैं, और ये तरंगें पहले तो घनी होती हैं, धीरे धीरे क्या होती जाती हैं? विरल होती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। उसी तरीके से इसकी भी तरंगें होती हैं। जब यहां से ये तरंगें उत्पन्न होती हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती हैं, है ना। हम पढ़ेंगे आखिर कितने प्रकार की तरंगें होती हैं। प्रारंभिक तरंगें, द्वितीयक तरंगें, पृष्ठीय तरंगें, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। तो ये तरंगें जैसे ही उत्पन्न होती हैं ऊपर की ओर जाती हैं, तो जहां से उत्पन्न होंगी उसे कहते हैं भूकंपीय मूल, फोकस। और जहां पर ये सबसे पहले पहुंचती हैं उसे कहा जाता है एपिसेंटर, भूकंप केंद्र। क्लियर है? ये परिभाषाएं आपसे पूछ ली जाती हैं कि भूकंप मूल क्या कहलाता है, भूकंप केंद्र क्या कहलाता है। और इसके द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है प्रत्यस्था ऊर्जा। क्लियर हुआ कि भूकंप क्या होता है, कहां उत्पन्न होता है, जहां उत्पन्न होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, जहां पर पहले पहुंचता है उसे किस नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ जब भूकंप उत्पन्न होता है तो किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए हम देखते हैं कि आखिर भूकंप किन कारणों से उत्पन्न होता है, या भूकंप की उत्पत्ति के पीछे कौन कौन उत्तरदायी है। तो यदि हम कारणों की बात करें तो इसके उत्पन्न होने में मुख्यतः 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। एक प्रकृति जिम्मेदार होती है और एक मानव जिम्मेदार होता है। जहां पर प्रकृति जिम्मेदार होती है उसे कहा जाता है प्राकृतिक कारण, और जहां पर मानव जिम्मेदार होता है वहां कहा जाता है मानवीय कारण। अर्थात प्रकृति के कारण उत्पन्न होने वाला तूफान और मानवीय कारणों से उत्पन्न होने वाला भूकंप, तूफान नहीं सॉरी भूकंप। जहां कभी प्राकृतिक कारणों से भूकंप उत्पन्न होता है तो उसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं, तभी तो भूकंप उत्पन्न होगा। तो कौन कौन से कारण होते हैं? जैसे कि ज्वालामुखी क्रिया। आपको बता दें कि जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे? अचानक होता है, एकदम अचानक होता है। और जैसे ये विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर से बहुत सारा तरल मैग्मा जो होता है वो बाहर आता है, बहुत सारी गैसें, धूल के कण, राख,
क्या होती है, अचानक से ऊपर आती है। और जब यह विस्फोट होता है तो इस विस्फोट के कारण कंपन उत्पन्न होता है, और वही कंपन क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। तो एक तो कारण होता है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा होता है विवर्तनिक अस्थिरता। विवर्तनिक अस्थिरता क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेटें हैं, 7 बड़ी प्लेटें हैं, जिसमें कुछ भूखंड की प्लेटें हैं, कुछ समुद्री प्लेटें हैं। तो ये प्लेटें क्या होती हैं, चलती रहती हैं। तो कभी कभी ये आपस में टकराती हैं, तो कभी कभी एक दूसरे से दूर होती हैं। तो जब कभी ये आपस में टकराती हैं तो टकराने की क्रिया के परिणाम स्वरूप भी क्या होते हैं, कंपन उत्पन्न होते हैं। तो उससे भी भूकंप उत्पन्न होता है। दूसरा होता है संतुलन स्थापना का प्रयास। पृथ्वी की प्लेटें जब खिसकती हैं या पृथ्वी अपना संतुलन बनाना चाहती है, तो संतुलन बनाते समय भी अंदर से कुछ अंदर जो होती हैं कुछ हलचलें होती हैं। जैसे कि 2 प्लेटें जब टकराएंगी तो एक प्लेट नीचे धंस जाएगी, एक प्लेट ऊपर आ जाएगी। तो जो प्लेट नीचे धंसती है वो क्या हो जाती है, गलन क्रिया के कारण गलने लगती है। जब वह गल जाती है तो मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। जो ऊपर प्लेट आती है वो चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है या पर्वतों में परिवर्तित हो जाती है। तो जो नीचे गल जाती है वो मैग्मा बन जाती है, और वह मैग्मा कहीं ना किन्हीं दरारों से फिर से बाहर निकलता है। तो ये जो संतुलन बनाने की स्थिति होती है, इसके कारण भी पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है। दूसरा होता है वलन और भ्रंशन। यही कारण है जब प्लेटें टकराएंगी, मान लीजिए लचीली प्लेटें हैं, 2 प्लेटें जा रही हैं, है ना, एक कमजोर प्लेट है और एक भारी प्लेट है, और बीच में कोई यहां पर कुछ मलबा जमा हुआ है। जब ये आपस में टकराती हैं तो यहां पर वलन उत्पन्न होते हैं, इनमें फोल्ड पड़ जाते हैं, जिससे कि वलित पर्वत जन्म लेते हैं, है ना, फोल्ड माउंटेन जन्म लेते हैं। तो जब ये वलन की प्रक्रिया होती है तो वलन की प्रक्रिया में जब प्रेशर लगाया जाता है, जब दबाव लगाया जाता है, जब संपीड़न का बल लगता है, तो उससे भी कंपन उत्पन्न होता है, उससे भी भूकंप जन्म लेता है। ऐसे ही भ्रंशन, जब कभी 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जब दूर जाती हैं तो बीच में दरार उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो यहां पर क्या बन जाएगी, एक दरार बन जाएगी। दरार बनने के कारण आपने देखा होगा कि किसी चीज को आप तोड़ते हैं तो तोड़ते वक्त भी क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन से भूकंप का जन्म होता है। साथ ही साथ भूगर्भ के गैसों का फैलाव। आपको पता है कि जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया है, मेंस में तो आपके सिलेबस में नहीं है, प्रीलिम्स के जब आप लेक्चर देखते हैं तो वहां पर मैंने आपको पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के विषय में पढ़ाया था। तो भूगर्भिक संरचना में आपने देखा है कि पृथ्वी के जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं, उसके आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग कैसा होता है, तरल होता है और भारी तत्वों से मिलकर बना होता है। तो उन्हीं तरल तत्वों के अंदर कहीं भी जो प्लेटें होती हैं या जो चट्टानें होती हैं, उनके बीच में गैस भरी हुई होती है, और इन्हीं गैसों के फैलाव के कारण भी जहां पर कमजोर चट्टानें होती हैं वहां से गैसें बाहर निकलती हैं, और जहां पर नहीं होती वहां पर क्या करती हैं, ये भ्रंशन करती हैं या फिर चट्टानों को एक इधर उधर खिसका देती हैं। तो इसके द्वारा भी पृथ्वी पर क्या होता है, कभी कभी कंपन उत्पन्न होता है। तो इनके कारण किसका जन्म होता है, भूकंप का जन्म होता है। तो यदि पूछा जाए प्राकृतिक कारणों में क्या क्या आता है, तो प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक क्रिया, संतुलन स्थापना के प्रयास, साथ ही साथ वलन और भ्रंशन और भूगर्भ के गैसों का फैलाव, ये सभी कारण समाहित होते हैं। इन सभी कारणों को मिलाकर प्राकृतिक कारण बनते हैं, अर्थात प्रकृति के इन्हीं कारणों से भूकंप का जन्म होता है। अब हम बात करें कि मानव किस तरीके से जिम्मेदार है, मानव कैसे भूकंप को ला सकता है। भूकंप तो एक प्राकृतिक क्रिया है, एक प्राकृतिक आपदा है, और इतने विशाल तरीके से आता है, उसमें मानव कैसे हस्तक्षेप करता है, मानव का क्या योगदान होता है। तो जो भूकंप है उसमें मानव की अवैज्ञानिकता के जो परिणाम है वो समाहित होते हैं। मानव जो होता है इस तरीके से कार्य करता है, विज्ञान के अनुसार ना चलकर अवैज्ञानिक तरीके से कई ऐसे कार्य कर जाता है जिसके कारण पृथ्वी में हलचल उत्पन्न होने लगती है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है, और इसी संतुलन के बिगड़ने के कारण पृथ्वी पर भूकंप का जन्म होता है। जैसे कि कोई ऐसा स्थान होता है जहां विवर्तनिक क्रियाएं देखी जाती हैं बहुत सारी, जैसे कि ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, या हमें पता है कि 2 प्लेटें यहां से दूर हो रही हैं या 2 प्लेटें आपस में आके टकरा रही हैं। तो ऐसा विवर्तनिक क्षेत्र है, कमजोर क्षेत्र है, वहां पर हम क्या कर देते हैं, वहां पर हम सड़कों का निर्माण कर देते हैं, वहां पर हम बांधों का निर्माण कर देते हैं, जलाशयों का निर्माण कर देते हैं। जब हम बांध बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा जल हम एक जगह एकत्रित कर लेते हैं, और जब वह जल एकत्रित हो जाता है तो वह नीचे की ओर दबाव बनाता है, और जब वह नीचे की ओर दबाव बनाता है
तो उससे क्या होता है, पृथ्वी की जो कमजोर सतह होती है उसमें दरार पड़ जाती है, और दरार पड़ने के कारण भी क्या, कहीं तो ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाते हैं तो कहीं कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है, भूकंप का जन्म होता है। साथ ही साथ हम कभी कभी क्या करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं। बहुत सारे देश हैं जो परमाणु बम का निर्माण करते हैं और उनको चेक करने के लिए उनका परीक्षण करते रहते हैं। तो जब आप परमाणु परीक्षण करते हैं तो उससे भी पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है, जो कि भूकंप का कारण बन जाता है। इसके साथ अनियंत्रित खनन, क्योंकि हमें पता है कि जो खनिज संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। दूसरा क्या करते हैं, हम खनन के द्वारा पृथ्वी की जो सतह होती है, जो परत होती है, उसको खोद खोद के कमजोर कर देते हैं, और जब कमजोर कर देते हैं तो वह ज्वालामुखी का कारण बन जाते हैं। और जहां भी ज्वालामुखी उत्पन्न होती है अचानक से, ये प्रत्यक्ष तरीका नहीं, अप्रत्यक्ष तरीका है, क्योंकि हम उस सतह को कमजोर कर रहे हैं, उसको हम वह मार्ग दे रहे हैं जिससे लावा बाहर आ सके। और जब लावा बाहर आता है, अचानक से आता है, तो वह ज्वालामुखी बनता है, और वही कारण भूकंप की उत्पत्ति का भी बन जाता है। तो समझ में आया, भूकंप की उत्पत्ति के पीछे दोनों, एक प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण, एक प्रकृति और एक मानव किस तरीके से जिम्मेदार है। ध्यान रखना यहां पर कि जब कभी, ये नोट में लिख लेना या याद कर लेना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब कभी भी भूकंप उत्पन्न होता है तो वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा क्या हो जाती है, अचानक से बढ़ जाती है। तो इस गैस की मात्रा बढ़ने के कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप उत्पन्न होने वाला है ना। ये पहले का संकेत है भूकंप आने का, क्योंकि धीरे धीरे ये गैस बढ़ती है और फिर अचानक से कंपन पृथ्वी पर होने लगता है। कुछ शब्दावली मैंने स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं मैं। एक होता है भूकंप मूल, फोकस, जहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में यदि ये केंद्र है, ये यहां से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोकस, भूकंप मूल। एक होता है भूकंप केंद्र, जिसे कहा जाता है इपीसेंटर, जहां कहीं ये सबसे पहले ये तरंगें पहुंचती हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है भूकंप केंद्र या भूकंप या इपी सेंटर। और इसके अंतर्गत कुछ गैसें निकलती हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, भूकंप के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को कहा जाता है प्रत्यस्था ऊर्जा या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। ये शब्द आप याद रख लीजिएगा, कभी 3-3 नंबर में परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। बात करते हैं हम कि जब कभी भूकंप उत्पन्न होता है तो कितने प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, जब भी भूकंप उत्पन्न होगा, पृथ्वी के कहां से होता है, भूकंप केंद्र से होता है, भूकंप फोकस से होता है। और जब यहां से भूकंप उत्पन्न होता है तो यहां से 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं। एक तरंगें निकलती हैं पी प्रकार की, एक तरंगें निकलती हैं एस प्रकार की, और एक तरंगें निकलती हैं एल प्रकार की। समझते हैं हम तीनों तरंगों को कि ये तरंगें किस तरीके से कार्य करती हैं और किस तरीके से सतह पर पहुंचती हैं, या इनका क्या योगदान है। तो जो पी प्रकार की तरंगें हैं, इन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, प्राथमिक तरंगें या लंबवत तरंगें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक तरंगें या लंबवत तरंगें। ये क्या होती हैं, पी तरंगें होती हैं, प्राइमरी वेव्स होती हैं। जब भी भूकंप उत्पन्न होता है तो सबसे पहले यही तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगें या ध्वनि तरंगें, मतलब ये जो होती हैं तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें या ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं। क्लियर है। इन्हें पी तरंगें भी कहा जाता है। इनकी गति सबसे तीव्र होती है। जब भी भूकंप उत्पन्न होगा तो सबसे पहले जो उत्पन्न होने वाली तरंगें होती हैं पी होती हैं, और सबसे पहले सतह पर पहुंचने वाली तरंगें भी पी होती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगें कहा जाता है। और ये तरंगें ठोस के साथ साथ तरल में भी चल सकती हैं, अर्थात ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चलती हैं। इसीलिए जब भी भूकंप उत्पन्न होता है, मान लीजिए पृथ्वी के इस केंद्र में भूकंप उत्पन्न हुआ, तो पी तरंगें हर क्षेत्र में हर जगह पहुंच जाती हैं। इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप का मूल केंद्र कहां पर है, भूकंप सबसे पहले कहां पर आया है, क्योंकि ये दूसरी जगह जब पहुंचेंगी तो उतनी देरी से पहुंचती हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो पी तरंगें हैं वह हर जगह पहुंच जाती हैं। अगली तरंगें आती हैं एस तरंगें। अगली कौन सी है, एस तरंगें। यहां पे मैं बता देता हूं, जो तरंगें होती हैं इस तरीके से उत्पन्न होती हैं। पहले पी वेव्स उत्पन्न होती हैं, फिर उसके बाद एस वेव्स होती हैं, एस तरंगें होती हैं, और फिर एल तरंगें होती हैं। ये इनका चिन्ह होता है। क्लियर है। बात करते हैं हम अनुप्रस्थ गौण तरंगें या एस तरंगों की। क्लियर है। इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है।
ये जो तरंगें होती हैं इन्हें अनुपस्थ तरंगें भी कहा जाता है ना। यह प्रकाश तरंगों की भांति क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और ध्यान रखना कि यह तरंगें सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम में ही संचालित होती हैं, ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। जो एस तरंगें होती हैं वह पी तरंगों की भांति 40% कमजोर होती हैं, है ना। इनकी गति 40% कम होती है। सबसे पहले पी तरंगें पहुंचती हैं, उसके बाद एस तरंगें पहुंचती हैं। कौन सी तरंगें पहुंचती हैं, एस तरंगें। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है यहां पर आप देखिएगा कि मान लीजिए ये बीच में कोई तत्व भरा हुआ है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कैसे किया जाता है, जैसे एक प्रश्न आता है, जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने में सबसे प्रमुख कारण माना जाता है भूकंप को। और भूकंप में भी सबसे ज्यादा योगदान देती हैं एस तरंगें, क्योंकि एस तरंगें जो होती हैं सिर्फ ठोस में चल सकती हैं, और ठोस में चलने के कारण हम ज्ञात करते हैं कि जैसे ही भूकंप उत्पन्न हुआ, मैंने अभी पहले बताया था कि भूकंप जहां भी उत्पन्न होता है वहां से वह तरंगें चलती हैं और पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर पहुंचती हैं। पी तरंगें तो हर जगह पहुंच जाती हैं, यहां भी पहुंच जाएंगी, यहां भी पहुंच जाएंगी, यहां भी, हर जगह पहुंच जाएंगी। लेकिन जो एस तरंगें होती हैं वह सिर्फ और सिर्फ ठोस में चलती हैं। और जब इसका अध्ययन किया गया कि जैसे ही एस तरंगें पहुंची तो ज्ञात किया गया कि जैसे ही भूकंप यहां से उत्पन्न हुआ तो इधर भी पहुंची, इधर भी पहुंची, इधर भी पहुंची, हर जगह पहुंची। लेकिन ये जो क्षेत्र दिख रहा था इस क्षेत्र में एस तरंगें नहीं पहुंची। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है कहीं ना कहीं या तो गैस अवस्था में है या तरल अवस्था में है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो एस तरंगें हैं वह सिर्फ और सिर्फ ठोस में चल सकती हैं, ना तो गैस में चल सकती हैं, ना ही द्रव में चल सकती हैं। इसके आधार पर ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम धरातलीय तरंगों की या लॉन्गिट्यूडनल वेव की। जो यह तरंगें जो होती हैं अत्यधिक प्रभावशाली एवं सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, सबसे बाद में पहुंचती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, बहुत देर समय तक बनी रहती हैं। पी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, थोड़े से में समाप्त हो जाती हैं, थोड़ी देर बाद एस तरंगें पहुंचती हैं, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाती हैं, फिर पहुंचती हैं एल तरंगें। इसलिए मेरे दोस्त ध्यान दिया जाता है कि जब भी भूकंप के झटके आते हैं तो पहले एकदम झटका आता है लेकिन कम आता है, फिर झटका थोड़ा सा ज्यादा आता है लेकिन थोड़ी देर के लिए आता है लेकिन शांत हो जाता है, और बाद में आपको चेतावनी दी जाती है कि अब एल तरंगें आने वाली हैं। और जो एल तरंगें जब आती हैं तो वो क्या करती हैं, धीरे धीरे कंपन कराती हैं और देर समय तक कराती हैं, जिसके कारण जन धन की बहुत अधिक हानि होती है। जो एल तरंगें होती हैं वह केवल ऊपरी भाग में ही चलती हैं। क्लियर है? वह आंतरिक भाग में संचरित नहीं होती, केवल ऊपरी भाग में चलती हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है, धरातलीय तरंगों को एल तरंगें भी कहा जाता है। अब देखिए, भूकंप को मापने के लिए कुछ यंत्र होते हैं, है ना। कौन से यंत्र? संवेदनशील यंत्र होते हैं, जिनके माध्यम से हम भूकंपीय तरंगों को माप सकते हैं कि यह भूकंपीय तरंगें किस तीव्रता के साथ आ रही हैं। तो जिन यंत्रों के माध्यम से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है उन्हें कहा जाता है सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी। और सिस्मोग्राफ के अंतर्गत 3 पैमाने आते हैं, 3 स्केल आती हैं। कौन कौन सी? एक आती है रिएक्टर स्केल, एक आती है मार्केली स्केल और एक आती है रॉसी-फेरल स्केल। ये तीनों स्केलें आती हैं। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्टर है वो एक स्केल है और जो सिस्मोग्राफ है वह क्या है, यंत्र है जिसके माध्यम से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। चलिए देखते हैं हम कि रिएक्टर स्केल किस तरीके से काम करता है, मार्केली कैसे काम करता है और रॉसी-फेरल किस तरीके से काम करता है। तो जो रिएक्टर स्केल होती है इसमें कुछ मान दिए होते हैं और मान की संख्या 0 से 9 तक होती है। कितनी होती है? 0 से 9 तक कुछ मान दिए रहते हैं। यह क्या होता है? गणितीय मापक होता है और इसकी जो प्रत्येक अगली इकाई होती है, मतलब 0 से फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। तो जैसे ही अगली इकाई होती है तो ये कितनी हो जाती है? 10 गुना हो जाती है। फिर यह इसका 10 गुना हो जाएगी, फिर यह इसका 10 गुना हो जाएगी। मतलब ये जो तीव्रता होती है हर एक बिंदु पर अपने से 10 गुना ज्यादा हो जाती है। और हम अधिकतर जो मापन करते हैं भूकंप का इसी रिएक्टर स्केल के माध्यम से करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही भूकंप आता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा बोला जाता है कि कितने रिएक्टर का भूकंप आया, 6 रिएक्टर का है, 7 रिएक्टर का है, 8 का है या 9 का है। 9 बहुत ज्यादा माना जाता है, 6 कम माना जाता है ना, 6 से कम तो लगभग आता ही नहीं है, उसका खत्म कर दिया गया है मान।
6 जो रहता है वो एक भूकंप की प्रकृति मानी जाती है कि इसमें जनधन की हानि होती है, लेकिन एक मात्रा में कम होती है। इससे जो कम का आता है उसमें जनधन की हानि नहीं होती है। और फिर धीरे धीरे जैसे इसका मान बढ़ता जाता है तो भूकंप की तीव्रता अपने आप में 10 गुनी होती जाती है। और 10 गुनी से आप समझ सकते हो कि 6 में जितना भूकंप आता है उसका 10 गुना भूकंप 7 रिएक्टर में आएगा। 7 रिएक्टर का जितना आता है उससे 10 गुना भूकंप 8 रिएक्टर में आएगा। क्लियर है? तो रिएक्टर स्केल से इस तरीके से मापन किया जाता है। फिर आता है मार्केली स्केल। मार्केली स्केल में जो मापक होते हैं वह कितने होते हैं? 0 से 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। और यह क्या होते हैं? अनुभव प्रधान स्केल होती है। और जो रोसीफेरल स्केल होती है उसमें मापक होता है 1 से लेकर 11 तक। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि किस में मापक कितना होता है, कौन सा अनुभव प्रधान है और कौन सा गणितीय मापक है। क्लियर है? ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी कि मान लीजिए रिएक्टर स्केल क्या होता है, मार्केली स्केल क्या होता है, रोसीफेरल स्केल क्या हो जाता है, या फिर पूछ लिया जाएगा कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है, या 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा सिस्मोग्राफी क्या है, भूकंप लेखी किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्दावलियां हैं, जैसे कि एक आता है भूकंप रेखा, आइसोडेसिमल लाइन। आइसोडेसिमल लाइन क्या होता है? तो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, एक भूकंप यहां पर उत्पन्न हुआ है ना, मान लीजिए ये 6 रिएक्टर का था, और एक भूकंप यहां पर उत्पन्न हुआ, ये भी 6 रिएक्टर का था। एक भूकंप यहां पर उत्पन्न हुआ लेकिन ये 7 रिएक्टर का था। तो कुछ रेखाएं होंगी जो इनको मिलाएंगी, वो क्या कहलाती हैं? समान तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? समभूकंपीय रेखा या आइसोडेसिमल लाइन कहा जाता है। एक होता है हिमोसिस्मल लाइन। हिमोसिस्मल लाइन क्या होता है? ये डबल डबल लिख गया है लाइन, यहां से ये नहीं है, ठीक है। हिमोसिस्मल लाइन, जो हिमोसिस्मल लाइन है वह एक ही समय पर आने वाले भूकंप के क्षेत्रों को मिलाने वाली। मतलब मान लीजिए कि यहां पर भूकंप 7 तीव्रता का आया और यहां पर 6 तीव्रता का, लेकिन ये भी सुबह 7 बजे आया और ये भी सुबह 7 बजे आया, दोनों एक ही समय आए। तो इनके लिए इनको मिलाने वाली एक रेखा होगी जिसे क्या कहा जाता है? हिमोसिस्मल लाइन कहा जाता है। अर्थात एक ही समय पर उत्पन्न होने वाले भूकंप, अब उनकी तीव्रता कुछ भी हो इससे मायने नहीं रखती, सिर्फ समय को मिलाता है कि 6 बजे यहां भी आया, 6 बजे यहां भी आया, तो या 7 बजे यहां भी आया, 7 बजे यहां भी आया। तो ये जो समान समय वाली रेखा होती हैं, समान समय पर आने वाले भूकंप को मिलाने वाली होती है, वह सिस्मो लाइन के होमोसिस्मो लाइन कहलाती है। और जो समान तीव्रता वाले क्षेत्रों को मिलाती है उसे आइसोडेसिमल लाइन कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं भूकंप का विश्व में वितरण। तो यहां पर एक आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र में समझने का प्रयास कीजिएगा। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में 2 मिनट में आपको समझा देता हूं कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में क्या होता है कि पूरे विश्व में कहा गया है कि 7 बड़ी प्लेटें हैं, जिसमें कुछ महाद्वीपीय प्लेटें हैं, कुछ महासागरीय प्लेटें हैं, और यह इनका संचरण लगातार चल रहा है ना। यहां पर ये जो प्लेट आपको दिख रही है ये उत्तरी अमेरिका प्लेट है, ये दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, यहां पे यूरेशियाई प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और जो यहां पर प्लेट है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट है। तो ये प्लेटें एक सागर है ना, एक सतह है, इसे स्टेनोस्फीयर कहा जाता है, उस पर तैर रही हैं। दोनों महासागरीय प्लेट भी तैर रही हैं और महाद्वीपीय प्लेट भी तैर रही हैं। ऐसा नहीं है कि महासागर में हमारी ये जो महाद्वीप है वो तैर रहे, नहीं, महासागर के अंदर तली में एक प्लेट है, वो भी एक प्लेट है, और महाद्वीपों की प्लेट है, वो भी एक प्लेट है। ये सभी जो हैं तैर रही हैं किस पे? स्टेनोस्फीयर में। जब यह तैरती हैं तो 2 सिचुएशन होती हैं, या तो ये प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, या ये प्लेटें एक दूसरे से दूरी की ओर चलती हैं, या ये प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, है ना। ऐसे भी चल सकती हैं और ऐसे भी चल सकती हैं, तो विपरीत दिशा में भी चल सकती हैं और समानांतर भी लेकिन चलती क्या है? समानांतर, एक दूसरे से टकराती नहीं है। जब यह सिचुएशन होती है, 3 प्रकार की सिचुएशन मैंने बताई है ना। जब ऊपर वाली होती है कि ये प्लेटें आपस में आके टकराती हैं, तो जब ये टकराती हैं तो इसमें क्या होता है? भ्रंशन होता है, वलन पड़ता है। ऐसे समय में भूकंप उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि जब 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो हल्की प्लेट होगी वह नीचे धंस जाएगी, जो भारी प्लेट होगी वो नीचे धंस जाएगी, जो हल्की प्लेट होगी वह ऊपर चढ़ जाएगी। क्लियर है?
दूसरी क्रिया में क्या होता है, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूरी की ओर चलती हैं। जब यह दूरी की ओर चलती हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, भ्रंशन, बीच में खाली स्थान होगा और वहां से अंदर से जो मैग्मा है, तरल अवस्था में जो मैग्मा है बाहर की ओर आएगा, तो उससे ज्वालामुखी उत्पन्न होंगी। तो जब ज्वालामुखी उत्पन्न होंगी वो भी अचानक विस्फोट से होती हैं, तो उससे भी भूकंप उत्पन्न होता है। और ये किस सिचुएशन ये होती है जिनमें ये प्लेटें समानांतर चलती हैं, तो इसमें किसी भी चीज का निर्माण नहीं होता, ये नुकसानदायक नहीं होती। जैसे कि तो आप देख रहे हैं एक उत्तर अमेरिका है ये और ये दक्षिण अमेरिका है, दोनों ही साथ साथ चल रहे हैं इस दिशा में। जब यह इस दिशा में चलते हैं तो यहां पर आपको कोई भी ज्वालामुखी या भूकंप देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि ये उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, यह उत्तर अमेरिका प्लेट है और दक्षिण अमेरिका प्लेट है, और यहां पर है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है, जब यह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से टकराती है तो टकराने के परिणाम स्वरूप हो क्या रहा है, ये आपस में टकराती है और टकराने से यहां पर कंपन उत्पन्न होता है और कंपन उत्पन्न होने से यहां पर भूकंप उत्पन्न हो जाता है। सॉरी, इस तरफ नहीं, इस तरफ दोनों का जो वेग है वो इस तरफ है ना, इस तरफ चल रही हैं ये दोनों प्लेटें, लेकिन समानांतर हैं। समानांतर होने के कारण यहां पर कुछ भी नहीं होता है, यहां पर कुछ भी नहीं होता है। ये जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट से उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपस में टकरा रही हैं और टकराने के कारण, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूं इसको, ये देखिए, ये जो उत्तर अमेरिका प्लेट है इस तरफ चल रही है, दक्षिण अमेरिका प्लेट इस तरफ, दोनों समानांतर हैं, इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, ये इस तरफ है, और ये टकराने के कारण दोनों प्लेटें, यहां पर ये जो क्षेत्र कहलाता है ये बहुत ज्यादा भूकंप उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। जहां पर ज्वालामुखी बहुत ज्यादा होती है वहां पर भूकंप उत्पन्न क्षेत्र भी बहुत ज्यादा होते हैं। जहां पर भी ये टकराएंगे वहां पर क्या होगा, भ्रंशन उत्पन्न होगा। भ्रंशन उत्पन्न होने से कंपन भी उत्पन्न होता है और बहुत सारे ज्वालामुखी भी जन्म लेते हैं। ऐसे ही ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ऐसा आकार का, अटलांटिक महासागर के बीच में, तो ये जो यूरेशियाई प्लेट है इस तरफ चल रही है और अफ्रीकन प्लेट भी इस तरफ चल रही है। तो जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूरी की ओर जाती हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, दरार बन जाएगी, और जब दरार बन जाती है तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है तरल अवस्था में वो ऊपर की ओर आता है, और जब वह ऊपर की ओर आता है तो यहां पर बहुत सारे ज्वालामुखी जन्म ले लेते हैं, और उन्हीं ज्वालामुखी के जन्म लेने के परिणाम स्वरूप यहां पर विभिन्न कटकों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये जो कटक हैं, ये इतनी बड़ी जो आपको ये चित्र दिख रहा है, ये अवरोधक भित्ति, ये कटक कहलाता है और ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप ही बना है। लेकिन ये क्या है, दूरी के कारण बन रहा है, इसीलिए यहां पर कंपन बहुत कम होते हैं, इसलिए भूकंप का क्षेत्र बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। अब ये उत्तर की ओर है, ये भी जा रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार कुछ ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, तो ये भी आपस में टकराते हैं, तो एक ये वाला जो क्षेत्र बन जाता है वो भी भूकंप वाला क्षेत्र बन जाता है। चलिए इसी को हम थ्योरी में देख लेते हैं। तो भूकंपीय पेटियां 3 भागों में बांटी गई हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। मैंने तीनों बताई आपको। जो प्रशांत महासागर के चारों ओर है, जहां पर एक ओर उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका टकरा रही है और एक ओर आपका जो एशिया वाला भाग है, रूस वाला भाग है, वो टकरा रहा है, तो उसमें जो क्षेत्र पूरा बनता है वो कहलाता है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। और एक क्षेत्र आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मैंने आपको बताया था कि जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर या भारत के उत्तर की ओर आते हुए नीचे की ओर, मैंने अभी आपको बताया था, तो वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। और एक मैंने बताया था मध्य अटलांटिक पेटी, जहां पर कटक उत्पन्न हो रहे थे, दोनों महाद्वीप दूर जाने के कारण बीच में दरार बन रही थी और वहां पर एक विशाल कटक का निर्माण हुआ था। तो उस क्षेत्र में जो भूकंप जन्म लेता है उसे कहा जाता है मध्य अटलांटिक पेटी। प्रशांत महासागरीय जो पेटी होती है, तटीय पेटी होती है, इसमें संपूर्ण विश्व के 63% भूकंप जन्म लेते हैं। अर्थात संपूर्ण विश्व के जितने भी ज्यादा भूकंप हैं, जितने भी भूकंप हैं, उसके 63% भूकंप कहां पर आते हैं, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में जन्म लेते हैं। यहां भूकंप का सीधा संबंध प्लेट अभिसरण, भूपर्पटी चट्टानों संस्तरणों के भ्रंशन तथा ज्वालामुखी सक्रियता से है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो जो भारी प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है, जो हल्की प्लेट होती है उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसके कारण भ्रंशन की क्रिया भी होती है ना। भूपर्पटी की चट्टानों में संस्तरण में भ्रंशन भी होता है, ज्वालामुखी भी होते हैं, तो इनके कारण क्या होता है, यहां पर भूकंप जन्म लेता है। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ये सभी क्षेत्र आते हैं। बात करते हैं मध्य अटलांटिक पेटी, तो पूरे विश्व के 21% भूकंप यहां पर आते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। मैंने बताया था कि जो अफ्रीका है वो भी उत्तर की ओर जा रहा है और जो यूरेशिया है वो भी जा रहा है, लेकिन ये टकरा जाते हैं आपस में। टकराने के कारण
यहां पर क्या होता है, अभिसरण क्षेत्र, ये भी अभिसरण वाला क्षेत्र होता है। इस कारण यहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी जन्म लेते हैं, और ज्वालामुखी जन्म लेने के कारण यहां पर भ्रंशन भी होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, भूकंप जन्म लेते हैं। इसके अंतर्गत क्षेत्रों की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यहां पर कैप बर्डे से लेकर हिमालय तक का क्षेत्र समाहित होता है। बात करते हैं मध्य अटलांटिक पेटी में, तो मध्य अटलांटिक पेटी आइसलैंड से लेकर बोवेड द्वीप जो कि दक्षिण में स्थित है अटलांटिक महासागर के, वहां तक इसका विस्तार माना जाता है। सर्वाधिक भूकंपीय मूल्य मध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं ना। जो भूकंप है वो कहाँ है, भूमध्य रेखा जो होती है हमारी पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ के बीचों बीच 0 डिग्री रेखा होती है, उस रेखा के आसपास, उसी रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, इसी के पास सबसे ज्यादा भूकंप पाए जाते हैं। यहाँ पर अटलांटिक महासागर समझ लीजिए इस तरीके का है, ऐसा आकार का है। तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है उसके पास में सबसे ज्यादा भूकंप देखे जाते हैं। इसमें कम तीव्रता के भूकंप आते हैं जिनका संबंध प्लेटों के अपसरण, अपसरण मतलब एक दूसरे के दूरी जाने के कारण है, क्योंकि मैंने बताया है कि इस तरफ जो यूरोप है वो इस तरफ जा रहा है, जो अफ्रीका है वो भी इस तरफ जा रहा है, जो उत्तर अमेरिका है वो इस तरफ जा रहा है, और दक्षिण अमेरिका भी इस तरफ जा रहा है। तो प्लेटों के दूर जाने के कारण ये अपसरण का क्षेत्र कहलाता है। इसलिए यहां भूकंप तो जन्म लेते हैं लेकिन कम तीव्रता के भूकंप जन्म लेते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं भारत में भूकंप के क्षेत्रों का वितरण। अभी तो हमने देखा विश्व में, अब बात करते हैं कि भारत में भी तो कुछ क्षेत्र होंगे। तो भारत में भी यदि भूकंप क्षेत्रों की बात करें तो इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है हिमालय का क्षेत्र, एक होता है गंगा सिंधु का क्षेत्र, और एक होता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो जो हिमालय वाला क्षेत्र होता है वो भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था हिमालय की उत्पत्ति में, पिछले वीडियो में बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी कि आपकी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियाई प्लेट से टकरा गई थी। ये यूरेशियाई प्लेट थी, ये धीरे धीरे जा रही है लेकिन ये बहुत तीव्र गति से जा रही है। यहां पर तैथिस सागर था और तैथिस सागर में मलबा था, और जब ये आपस में टकराई तो इनमें क्या है, फोल्ड माउंटेन ने जन्म लिया जिसे हिमालय कहते हैं। तो ये क्या है, अभिसरण वाला क्षेत्र है। यहां पर 2 प्लेटें टकरा रही हैं और टकराने के कारण यहां पर क्या हो जाएंगे, भूकंप तीव्र गति के आएंगे और भूकंपों की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। देखते हैं, यहां भूकंप आने का प्रमुख कारण भारतीय प्लेट का यूरेशियाई प्लेट से टकराना होता है, और जो भूकंप होते हैं बहुत अधिक मात्रा में आते हैं हिमालय क्षेत्र में और बहुत तीव्र गति के आते हैं। दूसरा होता है गंगा सिंधु का क्षेत्र। गंगा सिंधु का क्षेत्र क्या होता है, यहां प्रमुख कारण भूगर्भ में चट्टानों का असंतुलन होता है। नॉर्मली है क्योंकि यहां पर नदियां आती हैं, नदियां बहाव के द्वारा जल को लेके आती हैं, यहां पर हम बड़े बड़े बांध बना देते हैं। बांध बनाने के कारण यहां पर क्या होते हैं, कभी कभी भूकंप जन्म ले लेते हैं, लेकिन जो भूकंप उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, कम तीव्रता वाले होते हैं, है ना, इनसे ज्यादा प्रभाव या ज्यादा नुकसान नहीं होता है। एक होता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाला स्थान, यहां पर भूगर्भ में भ्रंशों के कारण भूकंप जन्म लेते हैं, और यहां भी भूकंप की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो ध्यान रखना, भूकंप की जो मात्रा है सबसे ज्यादा हिमालय क्षेत्र में आती है, और जो गंगा सिंधु का क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहां पर भूकंप बहुत कम तीव्रता के आते हैं। भारत में यदि हम भारतीय क्षेत्रों का यदि हम नवीन वर्गीकरण देखें, क्योंकि भूकंप की तीव्रता के आधार पर भी भारत को वर्गीकृत किया गया है कि कहां पर बहुत अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं और कहां पर बहुत कम तीव्रता के भूकंप आते हैं। तो यदि हम बात करें भारतीय मानक ब्यूरो की, तो इन्होंने देश के 54% क्षेत्र को एक नए मानक के आधार पर 5 स्थान से 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है। पहले यह विभाजन 5 भागों में था, उसमें जोन फर्स्ट भी शामिल था, अब लेकिन जोन फर्स्ट को हटा दिया गया है, क्योंकि जोन फर्स्ट के अंतर्गत वो क्षेत्र आते थे जहां भूकंप उत्पन्न ही नहीं होता। तो भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां भूकंप उत्पन्न ना हो या भूकंप का असर ना आए, सभी क्षेत्रों में आता है। इसलिए जो जोन फर्स्ट था उसको हटा दिया गया है, और अब सिर्फ और सिर्फ 5 जोन ही बचे हैं, और जोनों की शुरुआत 2 से होती है, भूकंपीय जोन 2 से चालू होती है। और इसका जो वर्गीकरण है मॉडिफायर इंटेंसिटी एक स्केल होती है, उसके आधार पर किया गया है। इस स्केल के आधार पर भूकंप की वजह पृथ्वी की सतह पर होने वाला असर, अर्थात भूकंप के द्वारा पृथ्वी पर जो असर होता है उस असर को इसमें मूल आधार माना गया है। तो ये जो जोन है आपके सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस तरफ जोन लिखे हुए हैं, यहां पर भूकंपीय क्षेत्र की तीव्रता लिखी है कि भूकंप कितनी तीव्रता के साथ आया है। यहां पर लिखा है क्षेत्र कि आखिर किन किन क्षेत्रों में इस तीव्रता का भूकंप आता है, साथ ही साथ कुल क्षेत्र का यहां पर प्रतिशत लिखा हुआ है, क्योंकि पूछ लिया जाता है प्रश्न में कभी कभी कि जोन 2 जो जोन 2 है या कम तीव्रता के भूकंप हैं या रिएक्टर स्केल 6 तीव्रता के जो भूकंप हैं वो पृथ्वी के या भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आता है। तो क्षेत्र अलग है, हिस्सा अलग है। क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं
जोन जो 2 है वो कम तीव्रता वाला है। जोन फर्स्ट जो था वो बहुत ही कम तीव्रता का था, ऐसा था कि उसमें भूकंप आते ही नहीं है। तो भारत में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है। भूकंप 2 के अंतर्गत 6 तीव्रता या कम तीव्रता, 6 से कम तीव्रता के भूकंप को इसके अंतर्गत रखा गया है। देश का 46% हिस्सा इसी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कम तीव्रता वाले, और जिसमें क्या आता है? जोन 2 आता है ना, जिसमें 6 रिएक्टर से कम के आते हैं, 6 रिएक्टर तक के भूकंप आते हैं। और यदि हम पूरे भारत के कुल क्षेत्र का देखें तो 43% भाग किसके अंतर्गत आता है? जोन 2 के अंतर्गत आता है। यदि हम जोन 3 की बात करें, जोन 3 में क्या होता है? मध्यम तीव्रता आती है, अर्थात मध्यम तीव्रता मान मतलब 7 रिएक्टर, 7 के जो तीव्रता, 7 के जो भूकंप हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। यदि हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें केरल, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब के कुछ हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो मध्य वाला भाग है भारत का, ये इसमें शामिल हो जाता है। फिर यदि हम कुल क्षेत्र की बात करें तो ये 27% क्षेत्र होता है। इसी तरीके से यदि हम जोन 4 की बात करें तो जोन 4 जो अति तीव्रता वाला है, इसका मान जो होता है 8 तीव्रता का होता है ना, MM8 होता है। और इसका क्षेत्र की बात करें तो आप देखिएगा जो हिमालयी क्षेत्र होता है या जो कगारी क्षेत्र होता है वो इसके साथ शामिल किया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश के कुछ क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग जो कि हिमालय से लगा हुआ है, गंगा यमुना का दोआब, बिहार, पश्चिम से तट से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र, है ना, पश्चिमी तट, मैंने बोला कगारी क्षेत्र, राजस्थान का पश्चिमी भाग मतलब थोड़ा सा वहीं कगारी क्षेत्र में लगा हुआ है, दिल्ली, यमुना तट, पूर्वी दिल्ली, और भी ये जो क्षेत्र हैं दिल्ली के और बिहार के, वो क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इसका जो क्षेत्र है कुल भारत का, तो 18% क्षेत्र पर तीव्रता 4 के भूकंप आते हैं। जो तीव्रता 5 है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो कि 9 रेक्टर का होता है, सबसे ज्यादा माना जाता है। जोन 5 अत्यधिक तीव्रता, इसका मान 9 या इससे ज्यादा हो जाता है। इसका क्षेत्र जो होता है, सीधी बात है कि जो हिमालय क्षेत्र होगा, जो टकराने वाला क्षेत्र होगा वो आएगा इसके अंतर्गत, जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कच्छ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी बिहार और उत्तरी बिहार का कुछ भाग, और रण प्रदेश आता है, जो गुजरात कच्छ का रण है वो भी इसके साथ शामिल किया जाता है। इसका जो यदि कुल क्षेत्र की बात करें कि भारत के कितने क्षेत्र में है, तो 12% भाग में ये पाया जाता है। ये आपको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि कौन सा तीव्रता वाला है। आप देख रहे हैं कि ये जो लाल लाल आपको दिखाई दे रहा है, ये जोन 5 के अंतर्गत आता है, और इसमें 8 से 9 तीव्रता या 9 तीव्रता से अधिक, 9 रेक्टर से अधिक सबसे खतरनाक भूकंप आते हैं। और आप देख रहे हैं ये कच्छ का रण वाला क्षेत्र हो जाता है, ये हिमालय, जम्मू कश्मीर वाला, उत्तराखंड वाला, सिक्किम वाला है, अरुणाचल प्रदेश वाला या पूर्वोत्तर क्षेत्र, ये अत्यधिक तीव्रता वाला है। इसी से लगा हुआ कम तीव्रता वाला होता है। फिर जैसे ही हम अंदर की ओर आते हैं तो उससे कम तीव्रता, और ये जो हरा वाला आपको, नीला वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो ब्लू वाला क्षेत्र है, नीला वाला क्षेत्र है, ये सबसे कम खतरनाक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये जोन 2 के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो नॉर्मल सा यदि आपसे चित्र बनाने के लिए आ जाए तो आप चित्र बना सकते हैं। आई होप आपको भारत का चित्र बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर आपको मध्य प्रदेश का चित्र और भारत का चित्र बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत स्पीड के साथ बनाना होता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि भारत का चित्र, और जैसे ही आप नदियों का अध्ययन करते हैं, पर्वतों का अध्ययन करते हैं, पठारों का अध्ययन करते हैं, भूकंप का अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं, तो जब भी आप इनके आंसर लिखेंगे वहां पर आपको भारत के मैप को दर्शाना ही पड़ेगा। क्लियर है? और जब आप यहां पर भूकंप के क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हैं और यहां पर यदि आप मैप बना देते हैं तो आपके नंबर और भी बढ़ जाएंगे, आपके उत्तर में 4 चांद लग जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम भूकंप के प्रभाव की। आखिर भूकंप का प्रभाव पड़ता क्या क्या है, मानव को किस प्रकार के नुकसान होते हैं, या भूकंप मानव को या प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो भूकंप के कारण बहुत सारे प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें कई तरीके के परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे ही भूकंप आता है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ टूट कर गिर जाते हैं, बहुत सारी मल्टियां गिर जाती हैं, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो भूकंप से क्या होता है, बहुत सारे प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो उसमें कई तरीके के परिवर्तन आते हैं। भूकंप से ही सुनामी का भी उत्पादन हो जाता है, ठीक है, उत्पन्न होती है। जो सुनामी का जन्म है उसके जन्म लेने में भूकंप भी एक महत्वपूर्ण कारक की भूमिका निभाता है। भूकंपीय तरंगों से धरातल पर दरारें पड़ जाती हैं, जिससे कभी कभी भारी मात्रा में जो रेत है वो बाहर आ जाती है और इससे बांध बन जाते हैं, है ना।
बिजली संचार से संबंधित सभी संपर्क क्या हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे ही भूकंप आता है तो भूकंप से इतना ज़्यादा कंपन होता है कि बहुत सारे जो खंभे होते हैं वो टूट जाते हैं, तार जो होते हैं टूट जाते हैं, और खंभे टावर तार टूटने के कारण क्या होता है, जो संचार होता है, जो बिजली होती है वो बाधित हो जाती है। बहुत सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, रेलवे लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिनके कारण जो संचार का माध्यम होता है वो क्या हो जाता है, बाधित होने लगता है। कभी कभी नगर गांव पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। भूकंप इतनी तीव्रता के साथ यदि 9 रिएक्टर या 8 रिएक्टर के साथ आता है, आप देखते हैं कभी कभी न्यूज़ों में आपने सुना होगा कि नेपाल में भूकंप आ गया, हिमालय क्षेत्र में भूकंप आ गया। इन भूकंप के आने से बांध टूट जाते हैं, बांध टूट जाने से पूरे गांव के गांव बह जाते हैं। मान लीजिए गांव नहीं भी टूटे हैं तो यदि कमजोर मकान है तो मकान के मकान क्या हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। आप भुज का भूकंप देख लीजिए, कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ पर, बहुत सारे मंदिर भी टूट गए थे, बहुत सारी मंजिल जो थी 2 मंजिला 3 मंजिला मकान थे वो क्या हो गए थे, ध्वस्त हो गए थे। तो इनसे बहुत सारे मकान, बहुत सारे गांव, बहुत सारे नगर पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे जान माल की हानि होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो जाता है तथा भारी मात्रा में चट्टान मलबा नीचे धंस जाता है। भूकंप आने से क्या होता है, भूस्खलन भी होता है, जहां पर चट्टानें कमजोर पड़ जाती हैं, वह खिसक के नीचे की ओर आने लगती हैं, और नीचे की ओर आने से जो नीचे शहर बसे होते हैं उनको भी बहुत अधिक मात्रा में जान माल की क्षति होती है। इससे अफवाह तंत्र भी प्रभावित होता है। अफवाह तंत्र में क्या होता है, बांध बनाए जो रहते हैं, बांध टूट जाते हैं, और बांध के टूट जाने के कारण बाढ़ की स्थिति भी जन्म ले लेती है। तो ये इतने सारे कारण हैं जो कि भूकंप उत्पन्न होने से होते हैं, या भूकंप के कारण इतने प्रकार के प्रभाव होते हैं। और भी प्रभाव हैं, ये तो हमने कुछ बस जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सारे तो लिख नहीं सकते, शब्द सीमा निर्धारित है, या तो आपको 50 शब्दों में लिखना है या 200 शब्दों में। और 200 शब्दों में ध्यान रखिएगा, इस तरीके का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपसे कहा जाएगा कि आप सिर्फ भूकंप के प्रभाव लिखिए 200 शब्दों में, नहीं। भूकंप के प्रभाव के साथ साथ इसके कारण या उत्पत्ति के कारण या इसके उद्देश्य और भी जो हैं, या भूकंपी क्षेत्र का वितरण, इस तरीके के प्रश्न आपसे 2-3 प्रश्न समाहित रूप में पूछे जाएंगे। क्योंकि पीएससी की एक प्रकृति होती है, वो इस तरीके के प्रश्न पूछता है जिसमें आपको आता तो बहुत हो लेकिन आपको लिखना कम हो, क्योंकि वह जानना चाहता है कि क्या आपके अंदर वह कला है जिसमें आप बहुत सारे संसाधनों के या बहुत सारे मटेरियल को कम में समेट सकें। तो क्लियर है, आपको कारण मैंने बताए हैं। वैसे आप बहुत सारे कारण अपने मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि आप सोचिएगा, मन पे थोड़ा सा जोर डालिएगा कि जब कभी किसी क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न होता है तो उससे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भूकंप से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, भूकंप कैसी एक प्राकृतिक घटना है, एक प्राकृतिक आपदा है। तो जब यह प्रकृति के कारण ही उत्पन्न होती है, हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से मानव तो जिम्मेदार होता है, लेकिन ये घटना तो प्रकृति है, प्रकृति से उत्पन्न होती है। जब यह प्रकृति से उत्पन्न होती है तो इसे रोका नहीं जा सकता, है ना। इसकी तीव्रता को भी कम नहीं किया जा सकता। आपके बस की बात नहीं है कि आप भूकंप जितनी तीव्रता का आ रहा हो आप उसको कम कर दें, ना ही आपके बस की यह बात है कि आप भूकंप को रोक दें कि नहीं, आज भूकंप आज मत आओ, कल आओ, कल हम ठीक हो जाएंगे या कहीं और विस्थापित हो जाएंगे उसके बाद आओ। तो इस तरीके के काम तो आप कर नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बचाव का कार्य, हम कर सकते हैं सतर्कता का कार्य, हम कर सकते हैं बचने हेतु आखिर क्या क्या उपाय करें उनका उपयोग, है ना। या हम इस तरीके की ट्रेनिंग सीख लें कि जब कभी भूकंप आता है तो हम किस तरीके से कार्य करें कि उससे क्षति कम से कम हो। तो सिर्फ आप क्या कर सकते हो, उसका जो प्रभाव मानव पर पड़ता है उस प्रभाव की तीव्रता को कम कर सकते हैं, ताकि आपको जान और माल की कमी, जान और माल की हानि बहुत कम हो। तो क्या क्या करेंगे हम, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भूकंप आकलन तथा सूचना केंद्रों की स्थापना करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हमें पता चल जाएगा कि कब भूकंप आने वाला है, कितनी तीव्रता का आने वाला है, तो हम भूकंप के प्रति सचेत हो जाएंगे। सूचना तंत्र जब विकसित हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि संचार तंत्र क्या हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाते हैं भूकंप आने से, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके के रेडियो तंत्रों का, यंत्रों का प्रयोग करेंगे, वायरलेस यंत्रों का प्रयोग करेंगे जिससे संचार का माध्यम बाधित ना हो। हम रेडियो का उपयोग करेंगे ताकि लोगों को समय समय पर सही गाइड दिया जा सके या सही निर्देश दिए जा सकें।
क्लियर है। और क्या, जीपीएस की सहायता से विवर्तनिक प्लेटों का हलचल का पता लगाना। आप जीपीएस के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कहां पर हलचलें ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि इससे हमें यह पता चल जाएगा कि यह भूकंप कब उत्पन्न होना है, कितनी तीव्रता से होना है। यदि हमें यह पता चल जाता है तो वहां के लोगों को हम सतर्क कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप जो है इस तरीके के स्थान पर पहुंच जाइए जहां पर पेड़ ना हो, जहां पर ऐसे कोई खिड़कियां ना हो जो कि टूट कर गिरने की, आपके ऊपर गिरने या आपकी जान जाने का खतरा ज्यादा हो। अर्थात आप एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए, आप उनको निर्देश दे सकते हैं। साथ ही साथ भवनों का डिजाइन इस प्रकार से तैयार करना कि भूकंप के झटकों को सहन कर सकें। आप देखते हैं कि जो जापान है वहां पर सुनामी का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, वहां पर भूकंप का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर मकान इस तरीके से बनाए जाते हैं कि यदि भूकंप आ भी जाता है तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसी तरीके से यदि हमें पता है कि हमारा क्षेत्र किस जोन के अंतर्गत आता है तो हम उस जोन के आधार पर वहां पर भवनों का निर्माण कर सकते हैं कि यदि भूकंप इस तीव्रता तक का आ जाएगा तो उससे जान माल की हानि ना हो, भवनों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। सामुदायिक स्तर पर दक्षता निर्माण तथा तैयारी पर बल देना होगा, और तैयारी की जांच के लिए समय समय पर हमें अभ्यास भी करते रहना होगा कि हमें यदि भूकंप आता है तो उस समय क्या क्या रणनीतियां अपनानी है और किस तरीके से कार्य करना है। भूकंप वाले क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और अवैज्ञानिक शहरीकरण को बढ़ावा देने से रोकना होगा, क्योंकि हमें पता करना होगा जैसे कि भारत में विभाजन किया गया है भूकंपीय क्षेत्रों का, कौन सा क्षेत्र भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है, और जो क्षेत्र भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है वहां पर ध्यान रखना होगा कि हम बड़े बड़े बांधों का निर्माण ना करें। हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण ना करें, क्योंकि भूकंप के आने से उन्हें क्षति पहुंचने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ये सारे उपाय होते हैं जिनका उपयोग कर कर हम क्या कर सकते हैं, भूकंप से पड़ने वाले प्रभाव की तीव्रता को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही जो भूकंप वाला टॉपिक है वो समाप्त होता है। भूकंप के अंतर्गत जितने भी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, हमने प्रयास किया है कि उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के अंतर्गत दिया जा सके, ताकि यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि भूकंप वाले टॉपिक से आपसे पूछा जाए तो आप उसका उत्तर सटीक तरीके से, कम शब्दों में, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकें। तो दोस्तों, इस टॉपिक को एक बार और रिवीजन करके पढ़िएगा, देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में मिल जाएंगे। अगले वीडियो के अंतर्गत हम सुनामी का अध्ययन करेंगे। सुनामी जो टॉपिक है थोड़ा सा छोटा है, लेकिन होता क्या है, यदि हम एक ही वीडियो के अंतर्गत सारे टॉपिक दे देंगे तो आपको समस्या आ जाएगी, इसलिए हमने हर टॉपिक को एक पर्टिकुलर अलग अलग रखा है। तो आप अगले वीडियो में किसका अध्ययन करेंगे, सुनामी का अध्ययन करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।